अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 17 अल्टरनेटिंग का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एसी थ्रू आरएलसी सीरीज सर्किट। सर्किट डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर एसी सोर्स लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं वो तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, एसी का बिहेवियर देखना है कि एसी जो है वो इन तीनों में से कैसे फ्लो करता है। सीरीज सर्किट में हमें पता है कि करंट की जो वैल्यू है वो हर कंपोनेंट के अक्रॉस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो हर कंपोनेंट के क्रॉस क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू रेजिस्टेंस के क्रॉस और इंडक्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब वो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अगर तीनों वोल्टेजेस का ड्रॉप जो है हम इक्वेशंस इनकी देखें तो वी आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई रूट मीन स्क्वायर आर। ठीक है, जो कि यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और वी सी क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, तो वी सी बराबर हो जाएगा आई आर एम एस एक्स सी। एक्स सी क्या है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम वी सी जो है वो आ जाएगा आई, और एक्स सी जो है वो किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा सी। तो वी सी इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर ओवर ओमेगा सी। और इसी तरह हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं तो वो आ जाता है वी इज इक्वल टू आई आर। वी आई क्या है, रूट मीन स्क्वायर, और आर क्या है यहाँ पर, इंडक्टर की रेजिस्टेंस। चूँकि एक्सएल जो है वो बराबर होता है ओमेगा एल के, तो ये बन जाएगा वी एल इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर ओमेगा एल। ठीक है, तो इन तीनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है हमने उन तीनों की इक्वेशंस फाइंड करनी। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी चूँकि वेरिएबल है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी वेरिएबल होने का मतलब है कि जिस फ्रिक्वेंसी पर हम सर्किट को चेक कर रहे हैं उस टाइम जो है वो इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस से। फ्रिक्वेंसी पर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट देखें तो दोनों क्या होते हैं, वो इन फेज होते हैं। ठीक है, हम इंडक्टर के क्रॉस देखते हैं तो इंडक्टर में हमें पता है कि वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है। अगर हम इसका वेक्टर डायग्राम बनाएं तो क्या होता है, हम करंट को एक्स एक्सिस पर रखेंगे। ठीक है, और वोल्टेज यहाँ पर क्या कर रहा होता है, लीड करता है, तो ये हमने लिख दिया वी एल। दोनों के दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। कैपेसिटर में हमें पता है कौन लीड करता है, कैपेसिटर में जो है करंट लीड कर रहा होता है और वोल्टेज लैग कर रहा होता है। तो इसकी अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो हम करंट को क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग ही रखेंगे। तो इसमें क्या लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। वोल्टेज लैग कर रहा है तो फिर हम इसका जो है ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा वी सी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वी एल का जो वेक्टर है वो बड़ा बनाया है, जबकि वी सी का जो वेक्टर है वो छोटा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जिस टाइम इस सर्किट को चेक किया जा रहा था जिस फ्रिक्वेंसी पर, उस फ्रिक्वेंसी पर वी एल की जो वैल्यू थी वो ग्रेटर थी किससे, वी सी के से। ऑपोजिट भी हो सकता है कि वी सी जो है वो ग्रेटर हो वी एल से, लेकिन हमने ये कंडीशन ली है कि जिसमें इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ग्रेटर है कैपेसिटर के निस्बत। इसी सर्किट का हम नेट वोल्टेज बता सकते हैं कितना है, कि इस रजिस्टर के क्रॉस कितना है, इसके क्रॉस कितना है और इसके क्रॉस कितना है। उन तीनों का अलजेब्रिक सम ले लेंगे तो इस पूरे सर्किट का क्या आ जाएगा, नेट वोल्टेज आ जाएगा। एसी सर्किट का हम नेट वोल्टेज नहीं बता सकते क्योंकि एट अ टाइम एक का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस सर्किट का हम नेट वोल्टेज नहीं बता सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। फेजर डायग्राम से हम नेट वोल्टेज की इक्वेशन लेंगे। करंट जो है वो तीनों में एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए करंट को ड्रा करने का कोई मसला नहीं। हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो इस टाइम इस तरफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये जो है हमने ड्रा कर दिया। इंडक्टर के क्रॉस जो वेक्टर था वो हमने ड्रा कर दिया। इसी तरह हमने कैपेसिटर के क्रॉस जो वी सी था उसका वेक्टर ड्रा कर दिया। हमने यहाँ पर देखा था कि वी एल जो है वो ग्रेटर है वी सी से, तो इसलिए जो ये वेक्टर है वो बड़ा है, दूसरा वेक्टर जो है छोटा है। ठीक है, और फर्ज कर लेते हैं कि अगर वी एल की वैल्यू 6 है और वी सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 में से जब 4 निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2। तो ये वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा, वी एल में से माइनस हो जाएगा वी सी। तो इस वेक्टर को हम ऐसे ड्रा कर लेंगे, वी एल माइनस वी सी, और वी आर जो है वो इसके अक्रॉस ही है। दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा वी रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, या नेट वोल्टेज आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेट वोल्टेज की या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे।
हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेना हो तो इस तरह होता है कि रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर और क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो इस तरह यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कहा गया है वो किसके बराबर आ जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। फॉर्मूला से हम बता सकते हैं कि इस सर्किट में कितना नेट वोल्टेज है। नेक्स्ट हमने ये इक्वेशन आ गई, इससे मजीद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम वी आर की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली, इसका स्क्वायर हो जाएगा। वी एल की वैल्यू जो थी ये आई थी इसका, और माइनस वी सी की जो वैल्यू है इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा, जब आई रूट मीन स्क्वायर तीनों में है और इसका स्क्वायर भी है, ठीक है, यहाँ से कॉमन लेके उसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो अब ये बन जाएगा वी रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। सर्किट के अंदर दो कंपोनेंट लगे हों, रेजिस्टेंस इंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस कैपेसिटर, तो इसी तरह हम उनकी भी वोल्टेज की इक्वेशन, नेट वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आरएल सीरीज सर्किट है, फर्ज कर लेते हैं कि कैपेसिटर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, दो ही कंपोनेंट लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। अब उसका नेट वोल्टेज कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए फेजर डायग्राम आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगा वी आर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडक्टर का वोल्टेज वी एल। ठीक है, हम इसका क्या कर लेंगे, नेट वोल्टेज ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस फेजर डायग्राम से हम रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे वोल्टेज की, तो वो आ जाएगी वी आर एम एस बराबर हो जाएगा वी आर का स्क्वायर और प्लस वी एल का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये सर्किट आर सी सीरीज सर्किट है, यानी कि यहाँ पे इंडक्टर नहीं लगा हुआ, तब इसका नेट वोल्टेज कैसे ड्रा करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। फेजर डायग्राम के लिए वी आर इस तरह आ जाएगा और वी सी जो है वो इस तरह आ जाएगा। यहाँ से हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा कर लेंगे जो कि होगा वी रूट मीन स्क्वायर। अब इस डायग्राम से हम इसका नेट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू किसका स्क्वायर हो जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ चाहे इंडक्टर लगा हो, चाहे कैपेसिटर लगा हो, या चाहे तीनों कंपोनेंट्स हो, हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से नेट वोल्टेज ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फेज एंगल कैलकुलेट करना है, तो वो हम स्लोप के फार्मूला से निकाल सकते हैं। स्लोप जो है वो किसके बराबर होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ठीक है, इस डायग्राम में y की वैल्यू है वी एल माइनस वी सी और डिवाइड में क्या आ जाएगा, वी आर। टेन थीटा किसके बराबर हो गया, वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। अब यहाँ से थीटा फाइंड करना है, तो टेन जो है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी ओवर वी आर। इस फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फेज एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। इम्पीडेंस क्या होता है कि एक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, इम्पीडेंस कहलाती है। इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आई रूट मीन। इस डीसी सर्किट में पूछे कि इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बता दें, इन तीनों को हम प्लस करेंगे और बता देंगे कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है। लेकिन एसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी वेरिएबल है। इस वजह से एक टाइम में एक कंपोनेंट की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी और उसी टाइम दूसरे कंपोनेंट की रेजिस्टेंस क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो इसको किस तरह फाइंड करते हैं, इसके लिए भी हम लोग जो है फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। इसकी अगर फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे तो रेजिस्टेंस की जो है ये वेक्टर आ जाएगा और एल का वेक्टर ये होगा और एक्स सी का ये होगा। ठीक है, और एक्सएल का वेक्टर बता रहा है कि यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर है एक्स सी से। अब यहाँ से रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो इस चूंकि वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, एक्सएल में से माइनस हो जाएगा एक्स सी, तो ये बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी और ये आ जाएगा आर वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर हम ड्रा कर लेंगे जो कि जेड आएगा, इम्पीडेंस के बराबर होगा। इस फेजर डायग्राम से हम इम्पीडेंस का फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इम्पीडेंस आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कि ये इम्पीडेंस जो है इस पूरे सर्किट की टोटल कितनी रेजिस्टेंस है ये फार्मूला बताएगा। इसको इम्पीडेंस के बेसिक फार्मूला से कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आ जाएगा, वी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आई रूट मीन स्क्वायर जो है वो आई रूट मीन स्क्वायर से कट जाएगा और फार्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ओमेगा एल किसके बराबर होता है, एक्सएल के, और 1/ओमेगा सी किसके बराबर होता है, एक्स सी के। तो इम्पीडेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। एंगल थीटा फाइंड करना चाहें, फेज एंगल, इस डायग्राम से तो क्या होता है, स्लोप क्या होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर। तो ये बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर।
और यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लेंगे तो टेन जो है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। के अंदर दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, या आर एल सर्किट है या फिर आर सी सीरीज सर्किट है, तब भी हम उसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तब इम्पीडेंस जो है इस तरह कैलकुलेट होगी, ठीक है। आर का वेक्टर ये आ जाएगा और एक्सएल का ये आ जाएगा और इसका रिजल्टेंट वेक्टर जी आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी इम्पीडेंस का फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे तो जेड आ जाएगा आर स्केयर प्लस एक्सएल का स्केयर और क्या आ जाएगा, स्केयर रूट। और अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तब भी हम इसको फेजर डायग्राम से इसका फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इम्पीडेंस का। वो आ जाएगा जेड इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्स सी का स्केयर और ये आ जाएगा स्केयर रूट। पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस सर्किट का, वो क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है, अब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर क्या होता है कि एक्सएल की वैल्यू ना तो एक्ससी से ग्रेटर होती है और ना ही इससे लेस होती है। ये वो कंडीशन होती है जब इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर दोनों जो रिएक्टेंसेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो क्या बन जाती है, जस्ट आर होती है, ठीक है। अब सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर तो लगे हुए हैं, वो एसी के फ्लो में कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करे, एसी को अपोजिशन जो है वो सिर्फ रेजिस्टेंस दे रही होती है। कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो एसी के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते। और अगर हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड करेंगे, रेजोनेंस पर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, ठीक है। तो ये जो है वो रेजोनेंस की कंडीशन है। अब यहाँ से हम लोग जो कैलकुलेट करना चाहेंगे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को, तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल के और एक्स सी बराबर होता है 1/, ओमेगा सी, ठीक है। यहाँ से ओमेगा जो है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और एल जो है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/LC। यहाँ से हम ओमेगा फाइंड कर लेंगे, ओमेगा का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कट गया और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√LC। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1/2π √LC। हम फ्रिक्वेंसी और करंट का ग्राफ देखें रेजोनेंस के ऊपर, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग फ्रिक्वेंसी है और करंट क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग। इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाती है, सर्किट की रेजिस्टेंस कम से कम हो जाती है, करंट सर्किट क्या कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रा कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और इम्पीडेंस क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और वो किसके बराबर होती है, आर के बराबर होती है। सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है। की पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर्किट की इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है और वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि फेज एंगल जीरो हो जाता है, ठीक है। जब रेजिस्टिव है तो हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, तो उनका फेज एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कहता है कि यहाँ पर डैम्पिंग होगी, जो रेजिस्टेंस है वो डैम्पिंग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस मोर डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या है, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वक्त के साथ क्या हो जाना, कम हो जाना। तो हाई रेजिस्टेंस जो है वो करंट के एम्पलीट्यूड को क्या करती जाएगी, कम करती जाएगी। उसके बाद ये जो RLC सीरीज सर्किट है इसको ट्यूनिंग और फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में और रेडियोज़ वगैरह में, ठीक है। डेसिपेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। पावर डेसिपेशन मैक्सिमम कैसे होगी कि पावर का फार्मूला था P = VI cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा जो है वो पावर फैक्टर कहलाता है, चूँकि हमें पता है कि यहाँ पर फेज एंगल क्या है, जीरो है। जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर पावर जो है वो मैक्सिमम डेसिपेट होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सर्किट को RLC सीरीज एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्टर का मतलब है कि ये रेजोनेंस के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा करंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस वजह से इस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। ये था RLC सीरीज सर्किट जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अल्लाह हाफिज़।